Hi friends, after completing the theory part of the first theory part of the chapter number 7 का part 1 that is system of particles, let's go on to the numericals pertaining to system of particles. Okay, अब numerical में सबसे पहले शुरू करते हैं illustration 7.1 से. The illustration has given a figure of a triangle. It says that find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses are mass of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of this of the equilateral triangle is 0.5 meter long. Now here in the sum you are given that there are three particles forming three vertices of an equilateral triangle. So let us suppose this is an equilateral triangle. इसके तीन वर्टेक्स हो गए. Let's say vertex number 1 where mass m1 is there. m1 is 100 gram. Then there's vertex number 2 where mass m2 is placed, where m2 is given is 150 gram. And तीसरा पार्टिकल यहाँ पे 3 having mass m3 there and you are given m3 as 200 gram. Okay, we want to find the center of mass of the system of particles and each of the sides is of length 0.5 meter. ये आपको दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का. See, triangle is a two-dimensional figure, planar figure, so two-dimensional. So considering any one vertex as origin, another vertex line on x-axis, and this becomes the y-axis for our convenience. It's a planar figure, so फिर we resort to two dimensions. Origin at one of them, one particle at origin, another particle on the vertex on another particle on the x-axis, and third particle here. Okay, ये सिस्टम आ गया. अब हमें RCM बार ढूंढना है. इस सिस्टम का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए. एंड सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट RCM बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड सो ऑन. नहीं, यहाँ तो तीन पार्टिकल है तो 3 तक लिखने का. m3 r3 बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ना m1 m2 m3 वी हैव. आप तीनों के पोजीशन वेक्टर चाहिए तो पहले वाले को पकड़ते, पहले वाला कहाँ पे? ओरिजिन पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 0 हो गया. बराबर, मीटर में ले रहे तो पोजीशन वेक्टर 0 0. सेकंड वाले के लिए सेकंड का पोजीशन कहाँ आएगा? ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.50. ओके, एंड तीसरे वाला कहाँ पे? r3 बार, तो इट इज एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री. 60 कहाँ से लाए? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल हो गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? याद है ना, r डिस्टेंस थीटा एंगल, तो r cos थीटा r sin थीटा. तो यहाँ पे r इज 0.5, तो 0.5 cos 60, 0.5 sin 60. ना cos 60 एंड sin 60 तो ऐसे जिसके वैल्यूज हमें मालूम है, तो दिस विल बी 0.5 cos 60 is 1/2, 0.5 sin 60 is √3/2. ओके, यू कैन वर्क आउट द वैल्यू यूजिंग अ कैलसी, तो मिल जाएगा आपको दिस मच मीटर. आगे तीनों तीन डाल दो वहां पे, तो दिस विल बी 100 इंटू 0 0 प्लस 150 इंटू 0.50 प्लस 200 इंटू जो भी वैल्यू है. ओके, फिर वेक्टर्स में से करते हैं, वैल्यू अंदर ले लो, सॉरी अपॉन 100 प्लस 150 प्लस 200. पहला तो 0 0 हो गया. दूसरे वाले में क्या आएगा? 150 इंटू 0.5 75 कॉमा 0. तीसरे में 200 मल्टीप्लाई करो अंदर जो आए वो. ओके, ये आएगा कुछ कैलकुलेट नहीं किया. एंड अपॉन दिस विल बी 300 450. सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट अ टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर दिस मच मीटर. ओके, क्लियर. फिर इसको सिंपली ऐड करना, x x x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, y y y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो एंड हर एक को डिवाइड बाय 450 कर दो, तो यू गेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
तो क्लियर अबाउट दिस। अगर ऐसा सिचुएशन दी है तो किसी एक को ओरिजिन पे ले लो, दूसरे को नेक्स्ट एक्स से, तीसरा है प्लेन ऑफ फिगर है, इसे 3 डायमेंशन हो गया, यू विल गेट दिस वे। ओके, देख लो चलो इसे। चलो आगे चलते हैं रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 7.2। अब 7.2 अगर देखें तो ट्राइंगल वाला केस है। ट्राइंगल में सेंटर ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना है, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो दैट इज नथिंग बट आवर थियरी नोट्स क्वेश्चन नंबर 10। हमने थियरी में उसे डिस्कस कर लिया है। फिर से यादें ताजा कराओ तो दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगुलर लेमिना और ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो व्हाट वी आर डू इज, किसी एक साइड के पैरेलल वी अज्यूम द ट्राइंगल टू बी डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेप्स एंड हर एक स्टेप एक रॉड हो गया। एंड रॉड के केस में हमने ऑब्टेन किया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो हर एक स्टेप का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा सेंटर पे, यानी एक लाइन बनेगी ऐसी। फिर दूसरी साइड के पैरेलल ले लो स्टेप्स एंड फिर ड्रॉ सच अ लाइन सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करते हुए सबके, वो यूं बनेगी। वैसे तीसरे साइड की यूं बनेगी। तीनों जहां पे मिलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 लाइंस गिव्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 थियरी में डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 7.3। इलस्ट्रेशन 7.3 में आपको दिया हुआ है एन एल शेप लेमिना, एल शेप प्लेन दिया हुआ है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। 3 पार्टिकल से बना हुआ है, एक C1, दूसरा C2, तीसरा C3। हर एक की लेंथ देखो तो 1 है। टोटल मास इसका 3 kg है, तो हर एक का मास भी 1 kg हो गया। देखो, there is an L-shaped lamina made of 3 particles C1, C2 and C3। बराबर है। हर एक का लेंथ स्क्वायर, सब स्क्वायर प्लेट्स हैं 1 मीटर साइड लेंथ के। हमें बोला इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढो ना। सिस्टम को अगर ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो इट इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स C1, C2, C3। तीनों का मास 1 kg ईच। तीनों आइडेंटिकल है, इससे हर एक का मास 1 kg हो गया, क्योंकि टोटल मास 3 kg दिया हुआ है। अब तीनों का हमें बोला इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढे, आरसीएम बार। अब ऑब्वियस है आरसीएम बार विल बी इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 पार्टिकल सिस्टम है तो 3 तक लिया है। अब m1 m2 m3 है, प्रीवियस सम के जैसे हो गए, वहां पे ट्राइंगल था, यहाँ पे एल शेप लेमिना है। फर्क खाली इतना ही है। अरे 2 के बदले अगर मान लो 5 पार्टिकल दिए होते, ये यूं लेते, एक यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते, 5 दिए होते तो अकॉर्डिंगली करना है। चल देखिए कैसे होगा। अब हर एक का पोजीशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का, r1 बार, r2 बार, r3 बार, हर एक का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो 1 के लिए, अब ये लेमिना के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर। अब इसके पोजीशन लोकेट कर दो, एक्स एक्सिस पे 0.5, वाई एक्सिस पे 0.5, बराबर है। तो 1 का r1 बार क्या होगा, 0.5, 0.5। 2 के लिए क्या आएगा, ये 1.5 एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0.5। तो 2 के लिए यू गेट 1.5, 0.5 उसके पोजीशन ऑफ सेकंड वन। अब कोई भी ऐसा सरफेस है तो उसका कौन सा लेते हैं, representative point the center of mass of that particular part and which will at the geometric center। तो हर एक का geometric center पकड़ा हुआ है। C3 के लिए geometric center यहाँ आएगा, तो हो जाएगा 1.5 एंड ये 0.5। ओके, तो थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 0.5, 1.5। now put up the values in this one, 1 into 0.5, 0.5 plus 1 into 1.5, 0.5 plus 1 into 0.5, 1.5 एंड नीचे 1 plus 1 plus 1 यानी 3 हो गया। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 into 0.5, 0.5 plus 1.5, 2, 2.5, x कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, y कोऑर्डिनेट में 0.5 plus 0.5, 1 plus 1.5, 2.5 डिवाइड बाई 3, यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 3, 2.5 divided by 3। That is the position of center of mass of this system। Got it? ये हो गया illustration 7.3। देख लीजिए। हाँ, अगर यहाँ पे 2 के बदले 5 दिए होते तो if it is given as like this,
तो कोई बात नहीं, 2 बार सेंटर ऑफ मास। और मान लो एक और एक्स्ट्रा यूं दिया होता तो कोई बात नहीं, एक और। तो नाम कैसे है, 1 2 3 4 5 6 लाइन करो तो दैट्स ऑल, दैट्स हाउ यू हैव टू डू। तो इसमें खाली बस 1 बाय 1 हर एक को पकड़ना है, दैट्स ऑल, जस्ट गो थ्रू इट। आपको लिखने के लिए फिगर एज इट इज कर दिया पहले वाला, इनिशियल वाला। चलो चलते हैं आगे, एक्सरसाइज का 7.1 इलस्ट्रेशन 3 है। नाउ वी गो फॉर एक्सरसाइज का 7.1। इन द 7.1 ऑफ एक्सरसाइज द क्वेश्चन गिवन इज give the location of center of mass of a sphere, cylinder, ring and cube, each of uniform mass density. Does the center of mass of the body necessarily lie inside the body? अभी हमने थियरी में डिस्कस किया था कि स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, दीज आर ऑल सिमेट्रिक फिगर्स। सिमेट्रिक फिगर्स में क्या होगा, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। यूनिफॉर्म डेंसिटी भी है, सिमेट्रिक शेप भी है, इससे विल बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। फर्दर सेंटर ऑफ मास का बॉडी के अंदर लाई करना जरूरी है, तो हमने देखा था नहीं, होलो स्फीयर है, रिंग के केस में इट इज आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो दैट आंसर्स सम नंबर 7.1। फिर 7.3 ले लेते हैं, वो भी थियोरेटिकल है। अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी ऑन वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ v on a smooth horizontal surface. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of cm center of mass of the trolley plus child system? यानी क्या बोला हुआ है, एक ट्रॉली है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है। A trolley is moving, ये ट्रॉली है, it is moving on the surface, right? Trolley move करे with speed v. अब child was initially sitting here, बराबर है। फिर child stands up and starts moving on the trolley, घूमने लगता है। Does it affect the speed of the trolley? Does it affect the speed of the system? No. क्यों? क्योंकि the child walking on the trolley, उसकी बात करें तो child applies force on the trolley applies force on the child. Internal forces हैं, they cancel each other. एक्सटर्नली तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, इससे स्पीड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्पीड विल रिमेन एज इट इज। यानी कि मूविंग अराउंड ऑफ चाइल्ड ऑन द ट्रॉली इज नथिंग बट द इंटरनल फोर्सेस, एंड इंटरनल फोर्सेस कैंसल ईच अदर इन केस ऑफ सिस्टम। इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंटरनल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड ऑफ द ट्रॉली, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, और देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द ट्रॉली चाइल्ड सिस्टम। ओके, ये हो गया एक्सरसाइज का 7.3। अब चलते हैं 7.2 की तरफ, जो न्यूमेरिकल बेस हम है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम्स, एक तो हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन का, इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच में 1.27 एंगस्ट्रॉम जितना डिस्टेंस है। एंगस्ट्रॉम तो वी नो वेरी वेल 10⁻⁻10। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट द क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मासिव हाइड्रोजन एटम, as massive as hydrogen atom, and nearly all the mass of an atom is concentrated on its nucleus. अब बातें तो बहुत ज्यादा बोल दी इन्होंने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। 2 पार्टिकल का बना हुआ सिस्टम है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, HCl का मॉलिक्यूल हो गया, 2 पार्टिकल HNaCl, बराबर है। चलो एक काम करते हैं, H और ये Cl, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं अभी फिलहाल R बोल देता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ओके, आने तो रहने दो, चलो 1.27 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमें बोले इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढिए। यू आर ऑल्सो गिवन दैट मास ऑफ हाइड्रोजन अगर m है तो ये 35.5 टाइम्स m है। मास डायरेक्टली नहीं दिया, पर अगर इससे 35.5 टाइम्स मास ऑफ क्लोरीन है, तो अगर ये m है तो 35.5 m है। हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, RCM ढूंढना है। सर वेक्टर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये तो 1 डायमेंशनल सिस्टम हो गया ना। द HCl 2 एटम मॉलिक्यूल इज अ 1 डायमेंशनल सिस्टम, तो इसमें तो सिंगल कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट काफी है।
हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब दो पार्टिकल से बने हुए सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, RCM बार इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार। दो ही पार्टिकल है तो 2 तक ही लेना है, अपॉन m1 प्लस m2। बार की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो 1 mh है, इसे हटा दो। ओके, आप बोलेंगे पोजीशन का क्या करेंगे, चलो एक का मास m1 हो गया m, तो दूसरे का मास m2 भी 35.5। पोजीशन वेक्टर का क्या करेंगे, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एनी वन पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग नॉर्मली लेफ्ट साइड को ओरिजिन लेते हैं, तो r1 वी टेक एट 0, यानी क्या करना है, कंसीडरिंग h एटम एट ओरिजिन, कंसीडरिंग h एटम एट ओरिजिन, ये लिख देने का कंपल्सरी है। किसको ओरिजिन लिया लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज। अच्छा, अब R2 क्या आएगा, तो ओरिजिन से कितनी दूर है 1.27, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये R2 आ गया। पुट अप द वैल्यूज, m इंटू 0 प्लस 35.5 m इंटू 1.27 अपॉन m प्लस 35.5। m ऊपर से कॉमन निकलेगा, नीचे से भी कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया। 35.5 इंटू 1.27 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 36.5, दिस मच एंगस्ट्रॉम, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसे क्या लिखने का, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास, ये आंसर कंपल्सरी है, पीछे लिखना, सेंटर ऑफ मास लाइज एट अ डिस्टेंस डैश एंगस्ट्रॉम फ्रॉम, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम ऑन, कहाँ पे, अब हाइड्रोजन एटम जो सपोज 1.25 आए, तो यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनेगा 1.25 वाला, तो यहाँ पे ऐसा कैसे बताएंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू एटम्स। ओके, ये लिखना जरूरी है, तो ही आपका आंसर कंप्लीट, अदरवाइज नॉट। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया रिगार्डिंग एक्सरसाइज 7.2। जस्ट गो थ्रू इट, फिर चलते हैं आगे एक्सरसाइज का 7.16। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का 7.16। द क्वेश्चन रीड समवॉट लाइक दिस, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular hole of radius r/2 is cut. The center of the hole is at a distance r/2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क मतलब क्या, इट्स अ सर्कुलर फ्लैट सरफेस विद नेग्लिजिबल थिकनेस, थिकनेस बहुत कम है, ये ऐसा डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल R। अब इसमें से एक छोटा स्फीयर कट किया, छोटा डिस्क कट किया ऑफ रेडियस r/2 एंड सच दैट सेंटर ऑफ दैट स्मॉल डिस्क इज एट द दिस पोजीशन, यानी कि यूं काटा हुआ है, ये छोटा डिस्क काट लिया एंड ये जो डिस्टेंस है इसके डिस्क के सेंटर का r/2 डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज अगेन स्मॉल डिस्क इज r/2, ये काट लिया। अब अगर ये निकाल लिया जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा वो फाइंड करना है। बुक ने भले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हो, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास फॉर सच यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज इज एट द सेम पॉइंट, तो हमें तो फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। ओके, सिस्टम क्वेश्चन फिर समझ लो, देयर इज अ कंप्लीट डिस्क ऑफ रेडियस r, जिसमें से इतना पार्ट निकाल लिया है, द स्मॉल डिस्क इज टेकन आउट, वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। इनिशियली कहां पे होगा, तो ऑब्वियसली एट द सेंटर। इतना काट लेने के बाद कहां पे जाएगा वो ढूंढना है हमको, कहां होगा सेंटर ऑफ मास। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, हियर फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क अ स्मॉल डिस्क इज कट आउट, फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क अ स्मॉल डिस्क इज कट आउट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज ऑब्टेन्ड। ओरिजिनल डिस्क में से दो पार्ट मिले, कौन सा, एक तो स्मॉल डिस्क विच हैज बीन कट आउट एंड सेकंड इज द रिमेनिंग पार्ट, बराबर है। ओरिजिनल डिस्क में से छोटा डिस्क काट लिया एंड रिमेनिंग पार्ट। उल्टा सोचते हैं कि दिस स्मॉल डिस्क एंड रिमेनिंग पार्ट टुगेदर फॉर्म्स ओरिजिनल डिस्क, यानी ओरिजिनल डिस्क इज अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। ऐसा सोच के इसे सॉल्व करते हैं।
बराबर है। तो क्या बोलेंगे, द स्मॉल डिस्क एंड द रिमेनिंग पार्ट टुगेदर फॉर्म्स ओरिजिनल डिस्क, यानी ओरिजिनल डिस्क इज अ सिस्टम मेड ऑफ टू पार्टिकल्स, एक स्मॉल डिस्क एंड दूसरा रिमेनिंग पार्ट. दैट इज आवर लाइन ऑफ अप्रोच. आई होप द अप्रोच एंगल इज क्लियर टू यू. चलो अब शुरू करते हैं इसमें. पहले फॉर स्मॉल डिस्क और लेट्स से फॉर ओरिजिनल डिस्क. फॉर ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल डिस्क क्या है, तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इसका मास कैपिटल बोलेंगे. अब डिस्क का मास कहां से लेंगे, दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे सपोज करते हैं रो इज सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क. सरफेस डेंसिटी यानी डेंसिटी इन केस ऑफ टू डायमेंशन सरफेस डेंसिटी. हाँ चलो उसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा. बराबर है. तो सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया. मास एम है अपॉन एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. बराबर है. तो अगर मास ढूंढना हो तो क्या करेंगे, सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया गिव्स द मास. ओके. तो सपोज सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी, तो मास क्या आएगा ओरिजिनल डिस्क का, सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर. बराबर, सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई और लेट्स से पाई सिग्मा आर स्क्वायर. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो सेंटर ऑफ मास सीएम बोलेंगे, आरसीएम का. कहां पे होगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर. अब हम क्या करते हैं, अज्यूमिंग सेंटर ऑफ द डिस्क टू बी ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसे एक्स एक्सिस देते हैं, इसको वाई एक्सिस देते हैं. यानी वी टेक द स्मॉल डिस्क इन सच अ वे दैट उसका सेंटर लाइज एट द ऑन द एक्स एक्सिस. वी टेक द स्मॉल डिस्क इन सच अ वे दैट इट सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. ओके. तो ये सिस्टम ले लिया है. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आएगा, ओरिजिन पे 0 0. ये ओरिजिनल डिस्क की बात होगी. अब फॉर स्मॉल डिस्क, फॉर स्मॉल डिस्क यानी कि पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल 1. स्मॉल डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, मास m1, पार्टिकल 1 के लिए क्या होगा, मास सिग्मा इंटू एरिया पाई r/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसका r/2 है स्मॉल डिस्क का. बराबर है. तो दिस विल बी पाई सिग्मा r²/4. ओके. यानी इसका चौथा पार्ट हो गया. पोजीशन वेक्टर r1 बार. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पे, जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r/2, 0. ये छोटे डिस्क के लिए हो गया. बराबर है. फिर चलते हैं रिमेनिंग पार्ट के लिए. रिमेनिंग पार्ट इज पार्टिकल नंबर 2. अब रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, पार्टिकल नंबर 2. तो थर्ड स्टेप, फॉर रिमेनिंग पार्ट मास m2 आएगा, पार्टिकल नंबर 2 इसके. एंड रिमेनिंग पार्ट का मास कैसे आएगा, तो बोले सिग्मा इंटू एरिया. और एरिया कैसे डिफाइन करके सर, इसको हटा दो तो इट्स नॉट अ सर्कल, सो विल नॉट बी एबल टू डिफाइन द एरिया मोर एग्जैक्टली. तो इससे क्या करेंगे हम लोग, रिमेनिंग पार्ट है ना, बड़े में से छोटा काट दिया, रिमेनिंग पार्ट आ गया. तो रिमेनिंग पार्ट विल बी हैविंग मास m - m1. बड़े में से छोटा डिवाइड माइनस कर दिया तो मास आ गया. तो दैट बी पाई सिग्मा r² माइनस r²/4. दोनों में पाई सिग्मा कॉमन ले लिया. सो दिस विल बी नथिंग बट पाई सिग्मा 3/4 r². इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वो हमें ढूंढना है. सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वो ढूंढना है. चलो तभी शुरू करते हैं. फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने कुछ फॉर्मूला लिया था ऐसा, m इंटू RCM बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार. याद होगा ये फॉर्मूला हमने लिया हुआ है थियरी में. What are the values, m RCM, m1 r1, m2 r2. m कितना है, पाई सिग्मा r² इंटू RCM बार 0 0. बराबर है. ये काम करते हैं, इसको सीधा 0 ही बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं r/2 i कैप, r/2 i कैप. तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर अस. इंटू 0 इज इक्वल टू m1 कहाँ गए, सॉरी, पाई सिग्मा r²/4 इंटू r1 बार r/2 i कैप प्लस m2 पाई सिग्मा 3r²/4 इंटू r2 बार, जो हमें ढूंढने का है.
अब लेफ्ट साइड पे तो 0 हो गया, R2 बार ढूंढने के लिए इसको यहाँ लेते हैं, तो नेगेटिव पाई सिग्मा r⁻³ आई क्या इज इक्वल टू पाई सिग्मा 3r²/4 R2 बार। चलो कैंसल भवतु, जो मिले आपका आंसर R2 बार क्या आएगा, पाई सिग्मा गया, 4 गया या 2 गया, 3 नीचे आएगा तो विल गेट नेगेटिव r/6 r² r³ गया ना, r/6 आई क्या, यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो -r/6, 0, ये R2 बार आ गया। नेगेटिव r/6 है ना यहाँ पे, ऑब्वियस है मास इधर है ज्यादा, तो यहाँ होगा ना, रिमेनिंग पार्ट लेंगे, आ गया। गॉट इट, दिस हाउ वी डू, क्लियर। ये हो गया रिगार्डिंग एक्सरसाइज का 7.16, जस्ट गो थ्रू इट। चलो एक्सरसाइज का 7.16 किया, वो एक डिस्क के लिए था। अब उसी को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस कंसेप्ट को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और एक्स्ट्रा सम दिया हुआ है मैंने। क्वेश्चन को जैसे एक्स्ट्रा सम आपको न्यूमेरिकल में ही मिल जाएगा, न्यूमेरिकल के नोट्स में ही, फॉलोइंग दैट सम क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, उधर डिस्क था यहाँ स्फीयर है, फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस a इज कट, ये a रेडियस वाला छोटा स्फीयर काट दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, एंड यू हैव टू रिफर टू द गिवन फिगर। फिगर आपको दिया होगा क्योंकि स्फीयर का रेडियस a एज वेल एज द सेंटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। क्वेश्चन सेम है, बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर काट लिया तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, खाली फर्क इतना है, इट वाज अ प्रीवियस सम वाज अ 2 डायमेंशनल केस, डिस्क था, ये स्फीयर है 3 डायमेंशनल केस, क्लियर। तो वहां पे मास क्या लेता है, सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया, यहां पे लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल, इससे बस उतना ही फर्क है। चल शुरू करते हैं, यहाँ डेंसिटी आपको दिया हुआ ऑलरेडी, तो पहले फॉर, हाँ द अप्रोच रिमेन्स द सेम, ओरिजिनल स्फीयर इज अ सिस्टम मेड ऑफ 2 पार्टिकल्स, स्मॉल स्फीयर एंड द रिमेनिंग पार्ट, तो उसी अप्रोच से चलते हैं। तो फॉर ओरिजिनल स्फीयर दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई r³, स्फीयर है ना इसलिए। पोजिशन सेंटर मास क्या आएगा उसका, ओरिजिन पे, तो 0 0 0, यानी कि 0 बदल सिर्फ। फिर फॉर स्मॉल स्फीयर दैट इज पार्टिकल नंबर 1, इट्स पार्टिकल नंबर 1 स्मॉल स्फीयर, उसका मास क्या आएगा, m1 इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम 4/3 पाई a³, रेडियस है उसका, ओके, एंड उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे, एट अ डिस्टेंस b ऑन x एक्सिस, यानी कि b 0 0, यानी कि लिखेंगे b आई कैप, दैट विल गो इजियर फॉर अस टू सॉल्व। फिर फॉर रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट है ना, पार्टिकल नंबर 2 हो गया, पार्टिकल 2, उसके लिए देखें तो मास क्या आएगा, m2, रिमेनिंग मास m माइनस में m1 एंड दैट बी रो इंटू 4/3 पाई, कॉमन निकलेगा, रो इंटू 4/3 पाई कॉमन, r³ माइनस a³, बराबर, r³ माइनस a³, क्लियर। एंड उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है हमको। नाउ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेम टू सेम समय, खाली कॉन्सेप्ट को मोर परफेक्ट करना था, इसलिए दिया हुआ है mr/cm बार इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार, m रो इंटू 4/3 पाई r³ इंटू rcm 0, तो 0 हो गया लेफ्ट साइड पे। फिर m1 4/3 पाई a³ इंटू bi कैप प्लस m2 रो इंटू 4/3 पाई r³ माइनस a³ इंटू r2 बार। लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, इसलिए इसको यहाँ लेते हैं,
फर्स्ट टर्म को लेफ्ट साइड करते पाई ए क्यूब बी इंटू आई कैप इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू आर टू आर। कुछ कैंसिल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे रो, यहाँ रो मिस हो गया। 4/3 पाई रो, अच्छा सॉरी नहीं तो हमने ऐसा लिखा हुआ है रो इंटू 4/3 पाई, तो यहाँ पे वो गड़बड़ हो गई। 4/3 पाई ए क्यूब बी बराबर है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 4/3 गया, 4/3 गया, रो गया, पाई गया, रो गया, पाई गया, तो क्या बचा, R2 बार विल बी इक्वल टू नेगेटिव ए क्यूब बी अपॉन आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू आई कैप, इंटू आई कैप। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा नेगेटिव ए क्यूब बी अपॉन आर क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमा 0 कॉमा 0। ये हो गया पोजिशन वेक्टर ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पोजिशन ऑफ सेंटर, रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ओके, एग्जैक्टली प्रीवियस हम जैसे ये उसमें डिस्क था, उसके लिए यहाँ स्फीयर है, 3 डायमेंशनल केस हो गया, सरफेस डेंसिटी हो जाए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इतना ही फर्क है उसमें, बाकी द अप्रोच इज द सेम। इसलिए ये अप्रोच हमें काम आएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते कई अननोन न्यूमेरिकल्स के लिए खास। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नोट्स में दिया ही है, न्यूमेरिकल की नोट्स में दिया हुआ है, इसलिए यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। फर्दर इसके बाद एक और सम मैंने दिया एक्स्ट्रा, जो हमने चैप्टर नंबर 5 के सम्स में भी किया हुआ है, उसको इन असाइनमेंट कि स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोडेड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, वो सब मैंने वापस से याद दे दिया क्योंकि वो इधर भी अप्लाई हो सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में भी। ओके, तो वो एग्जैक्टली सेम दे दिया है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, उसे फिर से एक बार तैयार कर लेना। ओके, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ 7 चैप्टर आल्सो, 7 चैप्टर पार्ट 1 एज वेल एज 5th चैप्टर आल्सो। क्लियर? तो दैट कंप्लीट्स न्यूमेरिकल्स पर्टेनिंग टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगले लेक्चर से विल स्टार्ट रोटेशनल मोशन।